नमस्कार। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास पेशकश वेदांकन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ डॉक्टर जयती विश्राम। आज हम वेदांकन के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, क्योंकि सभी ग्रहों की बात हमने की है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं नवे और आखिरी ग्रह मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल ग्रह का प्रभाव कैसा होता है, कैसे मंगल ग्रह अगर आपकी राशि में विराजमान है, अगर आपकी नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो आपकी जिंदगी को पलट सकता है। क्या पावरफुल विजन है मंगल ग्रह के लोगों का, जिन पर का गुरु मंगल ग्रह है। तमाम सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में भी होंगे, लेकिन तमाम सारे जवाबों के साथ में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेदांकन के हमारे गेस्ट, जो लगातार वेदांकन की पूरे एपिसोड्स में सभी ग्रहों के बारे में हमसे बात करते रहे। मानसी कपूर महाना जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मैम। और तानिया शर्मा जी भी हमारे साथ में है। एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मानसी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, लाइफ कोच हैं, हीलिंग्स करती हैं लोगों की, लोगों से मुलाकात करते हैं। और खासतौर पर जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो तानिया भी एस्ट्रोलॉजर के तौर पर, टैरो कार्ड रीडर के तौर पर बहुत सारी भूमिकाएं, ज्योतिष की कई सारी विद्याएं इनके पास में भी, और दोनों ही एस्ट्रो सागा के माध्यम से जिसका विजन है हर घर एस्ट्रोलॉजर हो। यानी कि अगर आप भी इस विषय में रुचि रखते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एस्ट्रो सागा से साथ में जुड़कर आप अपनी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बहुत से ज्योतिष हैं जिनकी अलग अलग विद्याओं में अपनी एक्सपर्टीज है। उनके साथ जुड़कर आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल तो पा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इस चीज को आगे पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा एडवांस अपने ज्योतिष के स्किल्स को करना चाहते हैं तो उनसे जुड़ सकते हैं। और एस्ट्रो सागा के साथ फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की वेदांकन सीरीज में आज हम मंगल ग्रह की बात करेंगे। तो देखिए, मंगल ग्रह क्योंकि आखिरी ग्रह है, ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं राशियों के साथ जुड़कर। लेकिन सबसे पहला सवाल मानसी मेरा यही रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह आखिरी ग्रह, नवा ग्रह, आप किस तरह के प्रभाव होते हैं, किस तरह की आप सोच है, क्या ट्रेड्स है मंगल ग्रह के? मंगल ग्रह वो ग्रह है जिसकी एनर्जी कोई भी मैच नहीं कर सकता, इतना पावरफुल है। आप उसके लिए सीधा हनुमान जी को देख लीजिए। जैसे हनुमान जी हैं वैसे इन लोगों की, ऐसे उनके प्लैनेट की और ऐसे लोगों की एनर्जीज रहती हैं, बहुत पावरफुल है। ह्यूमैनिटेरियन बहुत होते हैं, उनको लोगों की एनर्जीज, लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बोल्ड होते हैं, अपने में एक पॉइंट पे आके अपने में मस्त रहना चाहते हैं कि ठीक है, जीवन में कर लिया जितना कर लिया, उतार चढ़ाव या बहुत अच्छी लाइफ। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लोग भी होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, एग्रेशन बहुत होता है, करेज बहुत होता है, ऐसी चीजें बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल जो भी आपको क्वालिटीज मिलेंगी आपको इनके 9 नंबर वाले या मंगल वालों पे मिलेगी। तो ओवरऑल यही है, जिसका संकट मोचन है रखवाला, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनके ऊपर उनका हाथ है सब बढ़िया है। बाकी तो मैम भी ताने जी आप बताइए, क्योंकि सेनापति मैं पढ़ रही थी कि ग्रहों का कहा जाता है मंगल को, तो सेनापति की भूमिका क्यों है मंगल ग्रह की? किस तरह से सभी को एक लीडरशिप भी वो देते हैं, सारे ग्रहों के साथ आगे तालमेल भी बनाते हैं? क्या ट्रेट्स है मंगल के? क्योंकि सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत बोल्ड होते हैं, डर नहीं होता, फियरलेस प्लैनेट है, किसी चीज का डर नहीं है। एक बार सोच लिया कि काम करना है मतलब करना है, इसके बाद क्या रिजल्ट रहेगा, क्या होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कहते हैं किसी की भी अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है, वो आप देखोगे ना, मंगल को देख के बता सकते हो। आपको एक्शन लेना, क्योंकि मंगल के अंदर ही एक एबिलिटी होती है एक्शन लेने की, तभी इसको सेनापति भी कहते हैं। क्योंकि सेनापति वो डरता नहीं है, उसको नहीं पता कि सामने वाला उसका दोस्त है, दुश्मन है, उसके राजा ने बोल दिया ये काम करना है मतलब करना है। उसी तरह मंगल भी वही है कि उसको पता है ना कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद क्या होगा, गलत है सही है मुझे नहीं पता। बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, बहुत हाई एनर्जी है, अग्रेसिव प्लैनेट है। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा ना, तो आप समझ लो आपकी मैक्सिमम एनर्जी उस हाउस में आएगी ही आएगी, आप पूरा फोकस उस पर करोगे। दूसरा, ये जहाँ पे भी बैठता है ना, उस चीज को लीड लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेनापति का काम ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये वही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही है। अच्छा, गलत और सही सब सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ बिल्कुल लेगा। अगर उसके पास में, उस पर आपने छोड़ दिया ना कि ये काम आपको करना है, तो वो ऐसा प्लैनेट है कि कहेगा हाँ मैं कर लूंगा।
जो भी है मैं पूरी दम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो कर लूंगा। ऐसे लोगों के साथ स्पेशली देखा गया, ये लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं टाइम को लेके। अभी चलना है मतलब अभी चलना है, 5 मिनट अगर लेट हो गया ना, ये इनका अग्रेशन, गुस्सा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इम्पल्सिवनेस बहुत जल्दी होता है, हर चीज में जल्दबाजी रहती है, फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब एक बार बोल दिया नहीं काम करना है, उसके बाद रुकना नहीं है, और नहीं हुआ ना तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये काम किया क्यों नहीं। नो इफ्स एंड बट, कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर ऐसा कोई आपका बॉस है तो डेफिनेटली आपको एक बार के लिए डर लगता है कि ये क्या है, पर ये ऐसे ही होते हैं। सबसे अच्छी चीज होती है दिल के बहुत अच्छे, जैसे मैम ने कहा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं तो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, जो है ब्लंट होते हैं, जो है सामने है, गुस्सा है तो भी सामने, प्यार है तो भी सामने। बस ये चाहते काम करो। इनका एक ही है कि अगर आपको कोई अथॉरिटी दी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो आपको उसे अच्छे से निभाना है, फिर आपको उसमें छोड़ना नहीं है, काम चोरी नहीं करनी। इनको काम चोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह की, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए अग्रेसिव। अच्छा, कुछ कुछ ट्रेड्स नहीं लगता कि शनि से मिलते हैं? बिल्कुल मिलते बिल्कुल, जैसे उन्हें भी पसंद है कि कर्म आप करिए, मंगल ग्रह का भी यही है। लेकिन अब मेरा सवाल वही था मानसी जी अगला आपसे, कैसे शनि को जब हम सुनते हैं तो एक मिथ था कि शनि है, ये डर है लोगों में उस ग्रह को लेकर। वैसे ही मंगल का जिक्र होते भी एक बारगी का हो जाता है कि चलिए मंगल इनका भारी है, मांगलिक है, बहुत सारी चीजें समय चल रही है मार्केट में। आजकल पॉडकास्ट बहुत सारे हैं, रील्स पे बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है, लेकिन वाकई में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव इस तरह से भी पड़ता है जैसे शनि का पड़ रहा है, या फिर मांगलिक होना, अब मांगलिक में भी आंशिक मांगलिक, सारी मांगलिक, ये कई तरह की कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्रेजेस ये चल रहे थोड़े हैं। से मिथ्स ही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मांगलिक जिसका थोड़ा सा है, आप सोचो ना कि ये क्वालिटीज ही तो बढ़ रही हैं, बस मंगल ये की क्वालिटीज बढ़ गई। अब लोगों को वो चीजें अच्छी ही नहीं लगती, और हमें कहा जाता है कि मांगलिक के साथ मांगलिक की ही शादी हो। तो ऐसा नहीं मुझे होता। तो बल्कि और ऑपोजिट लगता है कि वही सेम आप फ्यूरियस लोग या सेम फायरी लोग को इकट्ठे कर देते हो, बट वो मिथ बन गया, आप नहीं तोड़ पाओगे। और हमने इसका कोई प्रभाव नहीं है प्रभाव- वैसे ज्योतिष में देखा जाए तो? अगर देखा प्रभाव जाए है। ना, मंगलिक कैसे बनते हैं। अगर आपका ग्रह मंगल आपके कुंडली की 1, 4, 7, 8, 12 में है तो वो व्यक्ति मंगलिक होता है। यानी आप देखो 12 में से 5 घर में अगर मंगल आ गया, यानी 40% लोग तो मंगलिक होंगे ही, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। मंगल का मतलब क्या होता है, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि मंगल की भी हम देखेंगे 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल उन दृष्टि से आपके लगन को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है, चाहे फिजिकल एनर्जी हो, चाहे कंपैटिबिलिटी एनर्जी हो, सारी एनर्जीज बहुत हाई होती है। तभी कहा जाता है कि मंगलिक से मंगलिक की शादी होनी चाहिए, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इसमें हम देखते हैं कि इक्वल होनी चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि मंगलिक की अगर नॉन मंगलिक से शादी हो गई तो वो खत्म हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये डराने का है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस कुंडली मिला के ये चेक करना है कि हमारी कंपैटिबिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। बस अगर वो बेस क्लियर हो गया, क्योंकि आप देखोगे ना कुंडली में ऐसा नहीं है, D9 चार्ट भी होता है, चंद्र कुंडली भी होती है, लगन कुंडली भी होती है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। और आंशिक में ऐसे बोल देते हैं, अरे तुम्हारे लगन में नहीं है तो नवमांश में है तो पूजा करवा लो, कुछ सिर्फ ऐसा सालों तक या कुछ ऐसा टाइम पीरियड एक के लिए certain age के बाद में असर कम होने भी ऐसा लगता नहीं है। होता। अगर नहीं मंगल आपके 4थे भाव में है, 7वें भाव में, 8वें भाव में, वो तो फिक्स है ना, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। हाँ, आप ये देखोगे कि दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो एनर्जी ज्यादा होगी और नॉर्मल में कम रहेगी। आप देखोगे ना, जब भी मंगल आपके लगन को देखेगा ना, ऐसे लोग बहुत यूथफुल होते हैं, जवानी जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रांग होते हैं, उनकी बॉडी बिल्डअप, मस्कुलर बॉडी होती है। तो ऐसे लोग हमेशा अट्रैक्टिव दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, और एक कहीं ना कहीं स्मार्टनेस, अपनी उम्र से हमेशा छोटे दिखते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। आपको सिंपल वे में बोलूं, अगर कई लोग जिम जाते हैं, वो कह रहे हैं यार बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी ना बॉडी नहीं बन रही, आप बोलो तुम्हारा मंगल चेक कराओ, कहीं ना कहीं मंगल डेफिनेटली खराब होगा या कोई ना कोई बैड प्लैनेट से अफेक्टेड होगा, इसीलिए बॉडी नहीं बन रही। तो उनको बोला आप लीन बॉडी पे काम करो भाई, तुम्हारी मस्कुलर नहीं बन सकती। तो मंगल इज दैट वे। हाँ, शनि और मंगल में सबसे मेजर डिफरेंस एक ही कि शनि हार्डवर्क कराता है, मेहनत कराता है, और कार्मिक दोनों ही हैं, दोनों ही कहते हैं कर्म करो, बट वहां पे स्ट्रगल ज्यादा है। मंगल के केस में क्या है, किया हैंड टू हैंड, जो भी मिलना है अच्छा बुरा है मिल जाएगा, जो भी है एकदम फटाफट मिलेगा, जो भी काम है ना फटाफट होता है। और वहां पे शनि टाइम लेता है, डिले करवाता है, और वो स्ट्रगल देगा ही देगा। मंगल के केस में हम ये कह सकते हैं जरूरी नहीं आपको स्ट्रगल देगा। अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छा है ना तो उसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दशा अंतरदशा में। शनि के केस में भले ही शनि अच्छा है बुरा है, पर आपको स्ट्रगल एक बार तो मिलेगी उस हाउस से। मंगल के साथ में स्ट्रगल का ऐसा नहीं है, अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आप काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना हनुमान जी है, इस युग में तो कोई नहीं है गुरु नहीं है, हनुमान जी आपका है तो बेड़ा पार है ही है, उसमें कोई फिर स्ट्रगल नहीं आता, वो उठा के आपको पार करवा ही देते हैं। आपने जिक्र किया अभी हनुमान जी का, तो मुझे बताइए कि हनुमान जी का मंगल के साथ
किस तरह का संबंध है? क्यों हम मंगलवार के दिन पूजा करते हैं? क्यों हम मंगल को मानते हैं कि नहीं, अगर मंगल की पूजा करनी है, उसे साधना है, तो हनुमान जी के चरणों में चले जाइए? मंगल का बजरंगबली के साथ कैसा नाता जैसे है? हर ग्रह को एक भगवान के साथ जोड़ा गया, ये तो मंगल मूर्ति ही है, इनका नाम ही मंगल मूर्ति है, तो यही इनके कारक हैं। सबसे ज्यादा आपको जो निकालने वाले हैं वो हनुमान जी हैं, मंगल मूर्ति के कारक ही ये हैं। और साथ ही साथ हमारी तो इतनी चौपाइयां हैं, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा की इतनी चौपाइयां हैं, संकट मोचन। आप हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई उठा के देखो, उसमें हर चीज का वर्णन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मंगल ग्रह ही हमारे हनुमान जी से रिलेटेड है, तो सब कुछ आपको वहीं से पार निकालेगा। और जो आपने बात करी, लोग ना सिर्फ एक देख लेते हैं ये मांगलिक है, उसके बाद आगे पीछे के कोई ग्रह ही नहीं देखते हैं। हो सकता है कि लाइफ स्पैन ही छोटा हो सकता है कि डिवोर्स के चांसेस कई भी केसेस पहले में से तो ही हो। मंगलिक दोष खत्म हो जाता है कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु साथ में आ गया, तो मंगलिक दोष वैसे खत्म हो जाता है। आपको बिना, मतलब मैं एक ही चीज बोलूं, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, जेन्युइनली अपनी कुंडली चेक कराओ, चीजों से डरो मत, उसके बाद देखो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें रेमेडी में काम करो। और एक चीज मैं स्पेशली बोलूंगी, अगर आपका कोई प्लैनेट योग कारक है तो वो योग कारक रहेगा, अगर नहीं है, मारक है, तो आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, बट मारक को योग कारक नहीं बना कर सकते। सकते। आपको ये एस्ट्रोलॉजी को ना प्रिडिक्शन में यूज मत करो, गाइडेंस में समझो कि आपका जो प्लैनेट है, कहते हैं ना, नेगेटिव प्लैनेट की रेमेडी करने की बजाय स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं नो के नो ही खराब होंगे, कुछ तो अच्छा दिया ही होगा भगवान ने, तो उस पे फोकस कर लो ना, इंस्पायर्ड ऑफ दैट कि हम ये रेमेडी करें, वो रेमेडी करें। इस चीज में मैम ये है कि जो आपके फ्रेंड है बिल्कुल उनको मनाओ, एनिमीज तो कभी मानेंगे ही नहीं, क्या चाहे use कुछ करना? जितना सही बोला। मर्जी कुछ दो। तो इसीलिए वो कहते है हैं ना कि कि फ्रेंड और आप न्यूमरोलॉजी में एक हाँ। बात कही जाती है, जैसे हम लोग मैम से कई बार डिस्कस करते हैं कि 9 नंबर है, 6 नंबर है, कि सबका सेम नहीं होता। डेफिनेटली सेम नहीं होता, क्योंकि सिर्फ आप एक नंबर की क्वालिटी पकड़ रहे हो। आप पूरा ग्रिड चेक कराओ ना, आप बिना किसी चीज को समझे बिना, आपको नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, सिर्फ एक चीज में हम लोग आजकल सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भी आपको सिर्फ बेसिक चीजें पूरा नहीं बता समझ- रहे हैं, पूरा आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा, आपके ग्रिड के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। तो वो जाने बिना आप किसी भी चीज को लेके मिथ मत बना लो कि नहीं नहीं ये तो बकवास होता है, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो सब बकवास ही मैम, लगेगा। आधे से ज्यादा शादियां मुझे लगता है इस वजह से भी रुकी हुई हैं, बहुत क्योंकि ज्यादा, बहुत ज्यादा in fact। हाँ, Marriages जनरेशन है मांगलिक, और आप यही ढूंढते रहोगे मांगलिक, तो मुझे नहीं लगता आप कि देखो ना 5 घरों में, क्योंकि हम बात करते हैं स्पैन ऑफ टाइम की, दिन में 24 घंटे होता है, हर प्लैनेट एक घर में मतलब लगन हर 2 घंटे में चेंज होता है। तो आप देखोगे ना, मंगल तो आएगा ना, दिन में करीबन 10 घंटे में वो मंगलिक वाले जन्म लेंगे, यानी 10 के जो 10 बच्चे हैं, सबका डिवोर्स होगा। नॉन मंगलिक से अगर शादी हो गई, सबकी मैरिजेस खराब होगी, सबके झगड़े होंगे, नहीं होता ऐसा। आपको सिर्फ समझो लेकिन कि अगर इतना मन में मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर वो होने भी वो लगता है तो होगा ही। eventually। अगर आप पहले से माइंड करके रखोगे शादी से पहले, नहीं यार मेरी शादी तो नॉन मंगलिक से हो रही है, मेरा तो खराब ही होगा, तो पहले ही होगा। अगर बेचारे ने कुछ गलती से बोल दिया था कि अरे ये तो, अगर मैं सपोज टू बी, अगर मैं नॉन मंगलिक हूँ, मेरी शादी मंगलिक से हो जाए, और मैं इसको करूँ नॉर्मल भी बोलेगा तो कहूंगी ये तो बहुत बुरा ही अग्रेसिव हो रहा है, लगेगा, ये तो चिल्ला subconscious रहा है, mind में आ क्योंकि गया ना। हमारे माइंड में वो फीड हो गया है। वो चीज आपको इस- मिथ तोड़ना हाँ, पड़ेगा। इसका एक exactly। बहुत फैक्ट बताती हूँ आपको। अभी जो बहुत ज्यादा मांगलिक निकल के आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि एरा क्या है कि इनकी शादियां हो रही है 1990s में, ठीक है? तो देखो कितने सारे 9 इकट्ठे हो रहे हैं, तो होना ही है ना मांगलिक। 91, 92, दो ऑलरेडी है उसमें, और किसी ग्रिड से आ गया तो सोचो वो कितना, एक 9 हमारे ग्रिड में बहुत है। सोचो 2, 3, मतलब अगर मैं आपको न्यूमरोलॉजी के ग्रिड से, अगर 1999, मैम वो मांगलिक है ही। अब मैं बिना डेट दे के बता सकती हूँ, तो उनके चार्ट में भी आपको मांगलिक दिखेंगे। वो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको अपनी एक्चुअली में एनर्जीज को चैनलाइज करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज है मंगल के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशियों के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए तानिया, मेष और वृष, ये राशियां कैसे जुड़ी हैं मंगल के साथ? सबसे पहले हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि मंगल की खुद की राशि है, ओन राशि, जिसमें मंगल बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि दोनों ही फायरी एनर्जी है, दोनों ही अग्नि तत्व की चीजें हैं। तो यहाँ पे देखोगे ना, एनर्जी बहुत ज्यादा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, एक्शन है, ये हर काम को बहुत फटाफट करते हैं, वेट नहीं करते हैं। आप देखोगे ना, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े स्काई डाइविंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, रिस्क टेकर है, इनको मजा आता है ऐसी चीज, चैलेंजेस लेने में, एक्सेप्ट करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल भी लेजी नहीं होते, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्टिव होते हैं। अगर गलती से भी, अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं मंगल इस राशि में और सूर्य आ गया, तब तो फिर आप सोचोगे किस लेवल की एनर्जी और किस लेवल का पावर अथॉरिटी इनके पास आ जाता है। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की। यहाँ पे मंगल थोड़ी स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी की राशि है, और यहाँ पे ना फिजिकल एनर्जी कम हो गई आपकी,
क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड वर्क करता है, तो माइंड में एनर्जी बहुत चलती है। और ऐसे लोगों के लिए स्पेशली कहा जाता है, जैसे मंगल कारक एनर्जी का है ना, तो अगर आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और चैनलाइज करने के लिए स्पेशली कहते हैं ना, जिम जाना शुरू कर दो। और जिम जाओगे तो ऐसा नहीं सिर्फ गए वॉक कर ली, नहीं, यू हैव टू बी, आपको डंबल्स उठाने हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हनुमान जी से जोड़ते हैं, हम लोग पावर से, मस्कुलर बॉडी से जोड़ते हैं, तो वहां पे आपको डंबल्स उठाने पड़ेंगे, तब आप उसके एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे। टॉरस में यानी वृष में जब भी मंगल आएगा ना, इनको अपनी फैमिली को लेके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ये लोग, बहुत सिक्योरिटी इनको चाहिए, मेरी फैमिली सेफ रहे। थोड़ी वाणी में कठोरता आती है यहाँ पे, क्योंकि ये ना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो जब भी ये नॉर्मल भी बोलना चाहेंगे ना, तब भी लगेगा यार ये तो बहुत हार्श बोल रहे हैं, बहुत गुस्से में है। अरे उनकी बोली ऐसी है, वो गुस्सा नहीं कर रहे, उनका स्टाइल ऐसा है बोलने का, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। मैं एक चीज बोलूंगी, कई बार स्पेशली होता है ना, हमारे मन में ये रहता है यार ये बंदा ना ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे गुस्सा कर रहा है, तो ऐसा नहीं वो इंसान खराब है, आप उसका देखोगे ना वो मन से बहुत अच्छा है, बट वो चीजें जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, शायद बोलने का तरीका उसका गलत होगा, तो कई बार हम उसको इस तरीके के हिसाब से जज कर लेते हैं, तो वो चीज समझनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा वाणी में कठोरता आती है। अच्छा मानसी, आप मुझे बताइए 9 का 1 और 2 ये दोनों नंबर्स के साथ कैसा रिलेशन? 9 के साथ भी देखो, जैसे हमने 8 की बात करी थी, स्ट्रगल रहता है, लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड नहीं रहती, क्योंकि इतनी सारी चैलेंजेस आते रहते हैं ना, अच्छा होने के बाद भी, गुस्सा होने के बाद, करेजियस होने के बाद भी चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो ऐसे लोग भी ना आपको आर्मी के बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब ये बहुत अच्छा आर्मी में करते हैं। बाकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, लेकिन आप देखोगे आर्मी के लोग क्या होते हैं, अगर चले गए तो बाकी लाइफ तो कुछ होती ही नहीं है, तो दे आर वेरी गुड इन आर्मी। बाकी और 9 और 2 की कॉम्बिनेशन की बात करूंगी तो मैरिज में स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वही अग्रेशन और इमोशंस, वही मतलब कि मेंटल स्टेबिलिटी, डिसअपॉइंटमेंट रहती ही रहती है। बाकी इनको भी ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, एक तो हनुमान जी का हाथ, ऊपर से चंद्रमा का, अगर आपका मून स्ट्रांग है, ये दोनों पावर्स हैं ना, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। कहीं ना कहीं ये भी स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, अच्छे हीलर्स होते हैं, मतलब ये देख के भी बता सकते हैं कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम है, और वैसे ही ह्यूमैनिटेरियन है तो ये अच्छे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। 2 and 9 2 and 9 ठीक है। मिथुन और कर्क, इसके बारे में जान लेते हैं आप। तो मिथुन राशि में जब मंगल आता है ना, ये जातक को स्किलफुल बनाता है, यानी कोई ना कोई स्किल होगी ही होगी उसके पास में। ये नई चीज सीखने में बहुत अपनी एनर्जी लगाते हैं, फटाफट इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कुछ सीखना है ना तो मुझे बहुत जल्दी सीखना है, मुझे टाइम नहीं लगाना। एकदम वेस्ट ऑफ एनर्जी ये लोग नहीं करते, बोलने में अच्छे होते हैं, और बहुत, आप देखोगे ना कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, ये ऐसे लोग होते हैं, इनकी मतलब समझने में भी टाइम लगता है हमको, अरे अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, ये इस तरह के लोग होते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं करता, ये बस एक ही चीज होती है कि कई बार हम लोग कई चीजों में सीखने में हम जल्दबाजी करते हैं, तो हम चीज को प्रॉपर नहीं सीख पाते, क्योंकि स्किल्ड चीजों को सीखने में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वो चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी, बट इनमें क्या पेशेंस नहीं होता। स्पेशली जब यहाँ पे आता है ना मंगल, तो लोगों को कहा जाता है मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि आपको अपने माइंड को, क्योंकि इनका माइंड बहुत एक्टिव होता है। दूसरा जेमिनी, मिथुन जो राशि है ड्युअलिटी की राशि होती है। कई बार तो ये सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, कई बार सोचते हैं नहीं यार खुद पे डाउट हो रहा है, नहीं यार नहीं सही नहीं हो रहा, एनर्जी डाल तो रहे हैं पर रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्शन तो आएगा, मंगल जहाँ पे बैठेगा वहां पे आप एक्शन नहीं करो, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पे थोड़ा परेशान करता है ये। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में जो मंगल आता है वो नीच का हो जाता है। नीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम नेगेटिव रिजल्ट देता, क्योंकि कैंसर जो राशि है, कर्क राशि इमोशन की राशि है, और मंगल प्लैनेट हो गया प्रैक्टिकल, तो मंगल को नहीं समझ आता इमोशन, उसको लगता है काम करना मतलब करना है। तो ऐसे लोग पता है कई बार क्या होता है, अपने इमोशन की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले पाते। कई बार मैंने स्पेशली मेरी एक नोन फैमिली मेंबर के साथ स्पेशली देखा है, शी इज वेरी गुड इन इंजीनियरिंग उसने किया है, वो टेक्निकल चीजों में बहुत अच्छे रही, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उसको 3 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ी। वो इतना डिप्रेस हो गई, जब मैंने उसका चार्ट देखा ना, मैंने देखा उसका मंगल का टाइम चल रहा था और इतनी ज्यादा हो गई, तो इमोशनली उसको एंजाइटी के अटैक्स आते थे। तो मैंने उसको बोला तुम छोड़ो गवर्नमेंट जॉब, तुम्हारा नहीं लगेगा, इट्स बेटर तुझे, तुम्हारा स्किल्ड है तुम, अब क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही है, क्योंकि इसका 10th हाउस में 4 नंबर राशि आ रही थी, करियर के अंदर वही टाइम चल रहा था। पर जैसे ही उसने अपनी चीजों को चेंज किया, ऑब्वियसली थोड़े एक्शन लेने पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा, पर आज वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बस ऐसे में इनको क्या होता है, डिसीजन सही तरीके से लेने की जरूरत होती है। अगर ये इमोशन में आ गए या उस तरीके से उन्होंने काम कर लिया, तो यहाँ पे मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, क्योंकि एनर्जी बहुत नेगेटिव इफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक चीज समझो, मंगल इट्स वेरी हाई एनर्जी, और ये आपके माइंड को हिट करता है। तभी कहते हैं ना, मैं स्पेशली बोलूंगी मेष राशि वालों को, जिनका भी मेष लगन है या राशि है मेष राशि,
उन लोगों को तो स्पेशली बिजी रहना चाहिए। अगर ये फ्री बैठ गए ना तो ये खुद तो परेशान होंगे, आगे पीछे वाले लोगों को भी बहुत परेशान करेंगे। तो मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसी 3 और 4 ये कैसे जुड़ते हैं 9 के साथ? 9 के साथ मंगल और गुरु का अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी पड़ती है इनकी। बाकी अकल्ट में, लेकिन हीलिंग जो आपको जैसे मंत्र, रेकी, ये वाले लोग मिलेंगे ना, ज्यादा ये मिलेंगे कि आपको आराम से हील कर सकते हैं। इनके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जब ये गेन कर लेते हैं, तो इनके मंत्रों से या वो रेकी से आप लोग हील हो सकते हो। मतलब ऐसे ही करियर चूज करना चाहिए। एक तो हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं ना, अगर इससे हटके लोग हैं ना तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल बढ़ जाती है। जैसे मैम ने बोला ना, एक तो एनर्जी इतनी हाई है और अगर मंगल वीक हो गया तो वो नेगेटिव में चली जाती है। वो सारी क्वालिटीज जो है ना वो नेगेटिव में चली जाती हैं, फिर वही झगड़ा, लड़ाइयाँ और वो सब में कन्वर्ट हो जाती हैं। 9 और 4 इनकी बहुत ज्यादा सर्जरीज होती है। मतलब अगर मैं नॉर्मल कॉम्बिनेशन में लूँ, काम में ना बोलूँ, तो ये बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत रहती है। क्योंकि मंगल और राहु सब कुछ दिमाग में आ रहा है, बहुत ज्यादा ना ब्रेन से इश्यूज इनको होंगे, सर्जरीज, कटाव, बहुत ज्यादा काट पीट होती रहती है इनके साथ, लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहती है। तो ऐसे लोगों को ना मैरिज में भी डिसअपॉइंटमेंट रहती है क्योंकि वही लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर बातें रखते रहते हैं। और ऐसे लोगों को बातें निकालना भी, मैम मैंने बहुत सारे डिवोर्स केसेस भी ऐसे कॉम्बिनेशन के देखे हैं। तो यही रीजन है कि शादी तो क्योंकि बहुत राहु और ये तो इम्पल्सिव डिसीजन बहुत लेते हैं ज्यादा ये लोग। इम्पल्सिव डिसीजंस हो जाते हैं और आगे की लाइफ सारी खराब हो जाती है। और उसी कारण ना बॉडी जो है खराब होती जाती है ऐसे कॉम्बिनेशन, फिजिकल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके बाद में सिंह और कन्या ये दोनों राशियां कैसे जुड़ती हैं मंगल के साथ? देखो सिंह राशि में मंगल अच्छा है क्योंकि यहाँ पे वो वही काम करेगा, वही एक्शन लेगा जहां से उसको लाइमलाइट मिले। क्योंकि यहाँ आ गई सूर्य की राशि, तो उसको यहाँ पे चाहिए कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि ईगो को तो थोड़ा बढ़ा देती है, बट एक्शन ऐसे जाएंगे जहां से आपको लोग अप्रेस करें, आपको तारीफ चाहिए। यहाँ पे तारीफ सुनने की आदत होती है इनकी, एनर्जी यहाँ पे भी हाई होती है। ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे लोगों का। मतलब ये लोग पता क्या सोचते हैं कि सिर्फ मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या जो मेरे एक्शन है ना वही सही है, दूसरों की नहीं सुनते। और कई बार ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि गलती से कह सकते हो सही टाइम में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी ईगो की पड़ी है। इनको लगता है कि नहीं, सामने वाला अगर सही भी बोल रहा है ना तो उनको क्या लगता है, यार मेरे को झुकना पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ पे मंगल एक तो वैसे सेनापति, ऊपर से राशि आ गई राजा की, किंग की राशि, तो झुकना तो पसंद नहीं है। तो जानबूझ के गलती कर देंगे, भले बाद में रोना पड़ेगा पर झुकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मंगल का ये नेगेटिव हो जाता है। बट अगर ये फ्लेक्सिबल हो जाए, उनको ये लगे कि कोई बात नहीं, सामने वाला जो मेरे लिए बोल रहा है वो मेरे भले के लिए बोल रहा है, मैं सुन लेती हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, ये लोग थोड़े से ना अपने काम के प्रति, इनको पता है, ऐसा लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, जो भी मेरी एनर्जी जहाँ जा रही है ना, मुझे वहां से ना वो मिलना चाहिए कि लोग, मेरे के आसपास के जो लोग हैं ना, मुझे रिस्पेक्ट करे ही करे। ऐसे नहीं कि हाँ यार ठीक है कर रहा है, क्योंकि इनको प्रेज करना होने का चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की, डुअल साइन है। यहाँ पे इन लोगों का जो माइंड है ना हमेशा रहेगा, एक्शन जो रहेगा ना इनकी प्लानिंग में बहुत रहेगा कि मैं प्लान करूं और फटाफट से एक्शन भी लूं। दूसरा, ये लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, इनको पता है कि अपनी एनर्जीज को किस तरह से प्लानिंग के साथ चैनलाइज करना है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और दूसरा, कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा होती है। इनको लगता है कि यार मेरा अगर मेरे साथ में जो बंदा काम करे, हम पढ़ाई भी करें, स्टडीज में भी है ना, तो कंपटीशन वाला नेचर बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, ये जीतते भी हैं। यहाँ पे मंगल हमेशा इनको देता है कि नहीं, अगर तुम लड़ोगे तो तुम जीतोगे, हारोगे नहीं। इस तरह ठीक है। इसके अलावा 5 और 6 ये कैसे जुड़ता है? आप बताइए मानसी, ये नंबर 9 के साथ कैसा है? 5 और 6 का अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे वही बात हो गई, मरकरी है तो मरकरी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अच्छा इनको रिसर्च पावर मिलती है, सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जहाँ पे भी आपका भाग्यांक 5 होगा ना, आपको डेस्क वर्क करना होगा, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है। और मंगल को लेजीनेस पसंद नहीं है। अगर तो आपके दोनों एक्टिव है और दोनों बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा काम करोगे, चाहे वो डेस्क वर्क है, चाहे वो रिसर्च वर्क है, काफी सक्सेसफुल बिजनेस रहता है इनका या जॉब रहती है। 9 और 6 बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नंबर है। कंट्रोवर्शियल नंबर? हाँ, क्योंकि ये आपको कंट्रोवर्सीज में डालेगा, स्कैंडल्स में डालेगा। क्यों, क्या होता है ना, मंगल है बहुत साफ सुथरा प्लैनेट, बहुत एनर्जी वाला। अब 6 क्या है ना, लाइमलाइट में ले जाने वाला है। और आपको ऐसे ही लोग जो स्कैमस्टर्स हो गए, जो फ्रॉडस्टर्स हो गए, ये ज्यादातर इस कॉम्बिनेशन के मिलेंगे, क्योंकि वो करना कुछ अच्छा चाहते हैं। क्योंकि है तो देखो मंगल का इफेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी नेगेटिव दशाएं आ जाती है, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, वो फंस जाते हैं स्कैंडल्स में। कुछ लोग जबरदस्ती फंसते हैं और कुछ लोग जानबूझ के फंसते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों में जाना चाहते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही सुप्रीम है, तो वहां पे आके ये स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज में इनको ले जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन मतलब स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन। 9 and 6 आप बता रहे हो, और 9 and 5 9-5 इज okay. गुड, सक्सेसफुल। ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु, इन तीनों राशि की। तो ये कैसे जुड़ती है मंगल के तो साथ? तुला राशि में जब भी मंगल आएगा तो ऐसे जाते हुए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। दूसरा, इनके साथ एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है कि आपको रिलेशनशिप में अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। हर जगह एक्शन लेना जरूरी नहीं है, हर जगह अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपको रिलेशनशिप में अगर सर्वाइव करना है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, तो अपने आप को एनर्जी को बैलेंस करना जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इनकी एक आदत होती है कि मैं इस रिलेशन को लीड कर रहा हूँ। इनके अंदर एक वहम होता है कि ये जो रिश्ता चल रहा है, जो पार्टनरशिप चल रही है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। तो ये भ्रम दूर करने की जरूरत है। सामने वाला भी इन्वॉल्व है, वो भी डाल रहा है एफर्ट्स, बट आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। बस इतना सा अगर कर लिया तो बहुत अच्छा है, सुंदर बहुत है। आप अगर बोलूँ ना, ऐसे लोगों को देखते रहो जो उम्र से बहुत छोटे दिख रहे हैं, या तो वो मंगलिक हो सकते हैं या 7th हाउस में, या कह सकते हो 7वीं राशि में उनका मंगल होगा ही होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ऐसे लोगों के साथ देखा, ये अपने रिलेशनशिप में अपनी चीजों में बहुत हाइड करते हैं। दूसरा, ये अपोजिट सेक्स को लेके ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनके साथ देखा गया है कि ना ये जल्दी से ही अट्रैक्शन वाली एनर्जीज इनके साथ बहुत ज्यादा रहती है। इनके एक्शन को भी आप भाप नहीं पाओगे, कब क्या सोचते हैं हमको नहीं पता चलता। मैं एक चीज बोलूंगी, कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि कोई पार्टनर किसी के साथ चीट कर लेता है, चाहे वो बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, अगर आपका मंगल वृश्चिक राशि में है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बंदा आपको कभी बख्शेगा ही नहीं, वो कभी भी माफ नहीं करेगा। उसके अंदर हमेशा इस चीज का गुस्सा, अग्रेशन रहेगा कि सामने वाले ने मुझे चीट किया है। भले ही वो एक सर्वाइवल के लिए रह जाए आपके साथ रिश्ते में, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, पर अंदर से कभी भी वो माफी वाली जो चीज होती है ना कि चलो छोड़ो मैंने तुम्हें माफ किया, वो कभी नहीं आती। ये हमेशा इनके अंदर बदले की भावना रहती है। उनको लगता है कि मेरे साथ कैसे कर सकता है ये। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए स्पेशली देखा गया है कि इनकी एनर्जी ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा जाती है। उनको बड़ा मजा आता है, इनको अच्छा लगता है अरे ट्रैवल का प्लान बन गया फटाफट चलो, वेट नहीं करते और लंबी प्लानिंग के साथ चलते हैं। इनका मन हमेशा धर्म को लेके भी रहता है। ये ऐसी चीजों में भी अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करते हैं, जैसे धार्मिक यात्राएं हो गई, या कहीं मंदिरों के दर्शन करने जाना, ग्रुप में जाना है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, और उसको लीड भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं और हम पीछे पीछे चलेंगे, ये हमेशा उस ग्रुप को लीड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मानसी 7, 8 और 9 ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 अंक के साथ, खासतौर पर मंगल के साथ कैसे जुड़ते हैं फिर? 9 और 7 आ गया केतु का कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा नहीं है। अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं 1.5 रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5। मतलब कि क्या होता है ना, क्योंकि केतु का आ गया, अब गुस्सा है, एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा, तो सब चीजें फिर दिल पे जाती है। कहीं ना लोगों को वही लगता है कि ये हमें समझ नहीं पा रहा, तो वो एक्सप्रेशन खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ अगर ये किसी और फील्ड में है तो फिर से स्ट्रगल आ जाएगी, लेकिन इनको भी अकल्ट में ही जाना होता है, टीचिंग में जाना होता है। ये जो कुछ नंबर्स है ना 3, 7, 8, 9, ये बहुत ज्यादा अकल्ट में मिलेंगे आपको, क्योंकि इसी फील्ड में अगर ये जाएंगे तो बेटर कर पाएंगे या बहुत अच्छी पोजीशन वाले हैं। तो इसीलिए इनको भी मैं बोलूंगी 9 और 7 अकल्ट और टीचिंग में जाएं तो अपनी लाइफ में बेटर कर पाएंगे। साथ ही साथ फिर से लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिसअपॉइंटमेंट लगी रहेंगी। 9 और 8 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये लोग पुलिस में, आर्मी में बहुत, क्योंकि जस्टिस आ गया ना, और आप गुस्से वाले हो और जस्टिस आ गया, क्योंकि ऐसे लोग भी पुलिस वगैरह में मतलब अच्छे रहें, अच्छी ड्यूटी करें तो ही अच्छा है, हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन अच्छे लोग वहाँ पे ही पाए जाएंगे पुलिस में, क्योंकि जस्टिस और एंगर और करेज, एडवाइजरी सब कुछ साथ में आ गया, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। 9 और 9 मैरिज प्रॉब्लम्स, दोनों कॉम्बिनेशन के ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया ना, तभी ये मांगलिक की चीजें आ जाती हैं। जो हमारा एक मिथ है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट मांगलिक, लेकिन हो ही जाता है कि आपका पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव जगह पे ले जाता है। तो इनके साथ मैरिज प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज दोनों देखी गई हैं। इनके साथ जो हेल्थ इश्यूज है वो मुझे डिप्रेशन वाला लगता है, कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर पार्टनर ले लो या बच्चे किसी को भी ले लो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन बाद में ना इनको रियलाइजेशन होता है कि मुझे शायद उस समय थोड़ा, बट इनकी गलती नहीं होती है, वो नेचर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 7, 8 और 9 ये तीनों नंबर। मकर, कुंभ और मीन, आप तानिया जल्दी से ये भी बता दीजिए, उसके बाद में आगे भी बात करेंगे मंगल को लेकर। बिल्कुल, जब बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर में जो मंगल होता है वो उच्च का होता है, क्योंकि दोनों के साथ है, दोनों ही अच्छी एनर्जीज है। दोनों का क्या प्रोफेशन में दिमाग जाता है, प्रैक्टिकल होते हैं, इनको लगता है कर्म करो, मेहनत करो। और सिर्फ इनका माइंड ऐसे लोगों के साथ स्पेशली देखा गया कि कभी भी रात को 10 बजे 12 बजे भी इनको बोलेंगे ना काम करना है, तो रेडी टू टेक एक्शन होता है, फटाफट काम करना है। ये ऐसे लोग होते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, काम करना है, सुबह जल्दी उठो,
जल्दी उठ के काम में लग जाओ, उठने से ही एक्टिव नहीं होते हैं, और आलस तो इन्हें बिल्कुल नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है, माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप कई जगह देखोगे ना, अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे प्रोफाइल पे लोग काम करते हैं, क्योंकि इनमें एक पावर होता है स्ट्रेस लेने का, ये माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के साथ देखा कि जब मंगल यहाँ पे आता है ना, तो ये एक्सट्रीम कर देता है सोसाइटी के लिए, एक्सट्रीम कर देता है फ्रेंड्स के लिए। इसको लगता है मैं कर रहा हूँ, बट वही चीज आती है, जब भी आपको एक्सट्रीम आपकी एनर्जी वहां पे भी जा रही है ना, तो आप अपनी पर्सनल चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि इनको क्या रहता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए करूँ, अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प के लिए करूँ। और ऐसे स्पेशली पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि यार मेरे जो बच्चे के फ्रेंड ना इतना ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्व है कि वो बाकी चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाता, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बाकी मंगल यहाँ पे अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि की, इमोशन की राशि मंगल बहुत प्रैक्टिकल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकलिटी इमोशन दोनों चीज आ जाती है ना, तो इंसान थोड़ा परेशान तो होता है, क्योंकि वो एक ऐसी डाइवर्स एनर्जी में काम करता है कि यार मैं प्रैक्टिकल सोचूं, इमोशन सोचूं। पर एक चीज बेस्ट है कि इनको हमेशा एक होप रहती है कि यार मैं जहां पे भी काम कर रहा हूँ या जिस जगह पे मेरे एक्शन जा रहे हैं ना, मुझे भगवान ऊपर वाला रिजल्ट जरूर देगा। इनको एक भरोसा रहता है ऑलमाइटी के ऊपर, ट्रस्ट हमेशा रहता है इनको ऐसे लोगों के साथ में। कुल मिलाकर के सेनापति क्यों कहते हैं मंगल को, इतना आपने समझा दिया है, लेकिन रेमेडीज पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए तानिया और मानसी, क्योंकि मंगल को लेकर के बहुत सी बातें हमने मांगलिक दोष को लेकर, आंशिक और सब कुछ लेकर की, लेकिन अगर बाहर जाते हैं और लोगों के पास नॉलेज के अभाव में बहुत से लोग ऐसे पहुंच भी जाते हैं जो तरह तरह की पूजाएं बताते हैं। सबसे श्रेष्ठ क्या रहता है अगर ज्योतिष के हिसाब से या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए, टैरो के हिसाब से देखा जाए, मंगल दोष को कम करना? अगर दोष बहुत ज्यादा है तो क्या कुछ किया जा सकता है रेमेडीज के लिए? जो मैंने देखा है वो तो है कि सिर्फ हनुमान जी का हाथ थाम लो, आए जाए आप जब भी आते हो। वैसे भी हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, या हमारे बड़े, बेटा अगर तुम्हें डर भी लग रहा है तुम हनुमान चालीसा करो, और ये तो बहुत पहले से है, तो ये देखा भी गया है। किसी भी चीज के लिए अगर आपका कोई गुरु नहीं है, कोई सारथी नहीं है, कुछ नहीं है, हनुमान जी को अपना बना लो। वो आपको कहीं ना कहीं से, इवन कि अगर आपके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको वो लोअर डाउन कर देंगे, क्योंकि आपको संकट मोचन कहा जाता है। संकट मोचन कहा जाता है, आपके सारे संकट हरने वालों में से है ये। बाकी और रेमेडीज बहुत सारी है, लेकिन मैम मंगल के लिए ना मुझे एक बात तो जरूर आती है, जो मैंने कहा है कि वैज्ञानिकों का दौर है, वो मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रह के भी जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला जी। तो वो सिर्फ वो मंगल ढूंढ लो, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन ढूंढ लो, हैप्पीनेस ढूंढ लो। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इससे बेटर प्लैनेट कोई है, कि अगर आपने ये ढूंढ लिया, वहाँ उस प्लैनेट से पहले जो जिस प्लैनेट यहाँ पे है, वहां तक जाने का बाद में सोचना, पहले यहाँ मंगल ढूंढ लो अपने अंदर। ठीक है आपने। तानिया कुछ रेमेडीज आप भी बताइए कैसे तो मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करें? बिल्कुल, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको जिम में एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरल चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर मंगलिक हो नहीं हो, आप थोड़ा पसीना बहाओ। मैम ऐसा भी नहीं ना, अब ये यूनिवर्सल रेमेडी है, कोई बहुत पतला हो जिसका भी एक्सरसाइज करेगा तभी उसको benefit तो मिलेगा। कई बार पर्सन, क्योंकि जिम में जाने के बाद कई लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो, जैसे आपने बोला कि वो चार्ट, हमने ये बोला कि चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पर्सनलाइज तो करना पड़ेगा, पर स्टिल हम जनरल चीजों की बात करें, क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी होता है। हाँ, और मंगल वैसे भी जिसका अच्छा होगा ना, वो हेल्थ कॉन्शियस होगा ही होगा। उसके दिन में एक बार तो जरूर आएगा कि मेरा भाई हेल्थ खराब हो रही है, मुझे अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये ना यूथफुलनेस को दिखाता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, शनि बुढ़ापे को दिखाता है, मंगल यूथफुलनेस को दिखाता है। दूसरी चीज होता है, मंगलिक के लिए कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करो, उसके साथ साथ में आप, जैसे अगर आपका मंगल बहुत नेगेटिव है, तो मसूर की दाल का आप दान कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बट सेम चीज ऐसे नहीं करनी है, पर स्टिल आपको अपना चार्ट और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रिड चेक करानी है, उसके बाद ही कोई चीज करो। मैं एक चीज बोलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी चीजों को, एनर्जीज को चैनलाइज करना सीख जाओ। कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि कोई प्लैनेट है ना, उसका क्रक्स क्या है। मंगल के लिए एक चीज और रहती है कि आप फैमिली के साथ मांगलिक कार्यों में इन्वॉल्व हो, अपनी एक होता है प्रेजेंस रखो, क्योंकि मंगल इज रिलेटेड टू मांगलिक कार्य। कई लोगों के साथ देखा गया जिनका मंगल अच्छा होता है, उनके घर में मांगलिक कार्य बहुत अच्छे होते हैं। आप अपने ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखो, क्योंकि ये आपके छोटे भाई को भी दिखाता है। आप कई बार है ना जनरल भी बोल सकते हो कि आपका मंगल अच्छा है या नहीं, यानी इसका पूछा आपका भाई के साथ रिलेशन कैसा है, वो कहेगा ना बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका मंगल अच्छा है चार्ट में। तो ये छोटी छोटी चीजें भी कर लोगे ना, तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैम ये भी तो है कि सबकी मंगल कामना करो, आपका मंगल हो ही जाएगा। सबका अच्छा हो, सबका भला हो, और शुरुआत हमसे ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मंगल को लेकर के अब तो आपने बहुत सारी बातें की, और जब तक ये पहुंचेगी पॉडकास्ट के जरिए तो बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, लेकिन
मंगल को लेकर एक चीज ये भी होती है क्योंकि वार से जोड़कर भी देखा जाता है, मंगलवार के साथ शुरुआत, मंगल ग्रह भी अपने आप में, तो क्या वार रिलेटेड भी कोई प्रभाव पड़ता है अगर ग्रहों के हिसाब से देखा जाए? कोई वार बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, कोई बहुत ज्यादा कम, किसी अच्छी शुरुआत के लिए किसी एक दिन की इंतजार करना, किसी एक नियत तिथि का इंतजार करना, वार का इंतजार करना, ऐसा कुछ? बिल्कुल, एक तो स्पेसिफाइड मुहूर्त होते हैं, लोग क्या करते हैं ना, इसने बोल दिया इस पे ये दान करना है, कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। आपको चार्ट में, लगन में वो सब करना है। लेकिन हाँ, अगर हम मंगल से जोड़े तो मंगलवार के दिन हम ज्यादातर रेमेडीज देते हैं। जैसे मैम ने मसूर की दाल बोली, तो जिनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं हम उनको ये बताते हैं कि मंगलवार के दिन गाय को आप मसूर की दाल खिलाइए, मसूर के, और लाल कपड़ों का दान होता है, लाल लड्डू आप देखते हैं ना बूंदी के प्रसाद का, तो वो सब मंगलवार के दिन होता है। तो इनसे जुड़ा हुआ है मंगलवार का दिन। जो भी ज्यादातर रेमेडीज मिलेंगी आपको वो मंगलवार के दिन मिलेंगी। तो इसीलिए लेकिन ऐसा भी नहीं है जो हमने बोल दिया उठ के कर लिया, क्योंकि कई बार कुंडली में क्या होता है ना, चीजें अगर आपका वो Different पॉजिटिव होते हैं। प्लैनेट है, अगर आप वो उसका नहीं दान करने कर की दोगे तो जरूरत है। आपके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, हम अपनी अच्छी चीज का दान कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हाँ, ये टेंशन वाली बात है कि हमारा कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, हम उसको हटा रहे हैं। तो पहले अपनी कुंडली चेक कराओ, अपना ग्रिड चेक कराओ, उसके बाद देखो कि कहाँ पे वर्क करना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपके सारे प्लैनेट एक साथ एक्टिव हो, आपको दशा अंतरदशा तो चेक करनी पड़ेगी, गोचर चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाती है। और उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ, रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है कि आप उस सिचुएशन को समझ जाओ कि हाँ ये अब ऐसा चलने वाला है, उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो रेमेडी अपने आप हो जाएगी। प्लैनेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चैनलाइज कर लो बस। इन्हीं में मैम लाल रोली का तिलक, हमारी जो मौली होती है, ये सारे इन्हीं से है। और एक और बात है, जो हम मौली कई लोग ना बहुत टाइम तक बांध के रख देते हैं, वो गलत है। क्या होता है, हाँ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीजें जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज हमें बचा रही हैं, हमारे ऑरा को क्लीन कर रही है। तो अब आप देखोगे अगर 15-20 दिन से ज्यादा उनके हाथ में ये बंधी है, उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उनकी बॉडी पेन होने लग जाएगी, उनके पैरों में, तलवों में बहुत, और उनको ऐसे लगेगा हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तो वहां पे इन चीजों का भी ध्यान रखो। आप पहनते तो हो, लेकिन उसको भी लॉजिकल और अच्छे तरीके से पहनो कि कब उतारना है, कब पहनना है, उस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। और एक और है, जब लोशो ग्रिड या न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में जब 9 आता है ना, जब दशा आती है, तो मैम इंसान करियर में बहुत अच्छा करता है, बहुत फ्रूटफुल रहता है उसके लिए। आपने मोली का जिक्र किया तो मुझे एक ही मेरा पर्सनल सवाल है कि मोली जब बांधी है, आपने कहा कि बहुत दिन तक नहीं बांधनी, विसर्जित कैसे किया जाना चाहिए उसको? किस तरह से उसे खोलना भी चाहिए? जिस तरह से पहनी है तो पूरे अनुष्ठान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पहनाते हैं पंडित, उसे उतारने का कैसा आप उसको सिंपल, जैसे आप मंदिर के पास खड़े हैं, आप उसको उतारिए, क्योंकि पहनाने में होता है मंत्रोच्चारण, उसको उतारने का ऐसा कोई विधि नहीं है, उसको उतारिए। लेकिन हाँ, कहीं पे भी ऐसे रखना नहीं है, या उसको प्रवाहित करिए और उसको पंच तत्व में किसी भी चीज से आप मिला दीजिए, या तो उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए, या पीपल के पेड़ पे भी रख देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस उसका अनादर ना हो। अगर आप उसको मिट्टी में भी डाल सकते वो हैं। पंच तत्व हो गया तो आप मिट्टी पे डाल दीजिए उसको, या आप उसको प्रवाह कर दीजिए, तो वो सबसे बेस्ट है। बस उसका अनादर मत करो। पहन रहे हो, विधि विधान पहन रहे हो, तो बस उसको आराम से उतार दीजिए, उसको हाथ जोड़ के प्रवाहित कर दीजिए। चलिए, तो मंगल को लेकर के बहुत सारी मंगल बातें हमने की है, और इसी के साथ हमारा, क्योंकि अब कह सकते हैं कि वेदांकन की पूरी सीरीज है, आज नवग्रह के चर्चा के साथ हमने समाप्त की। एक बार एक्सपीरियंस मैं आपका लेना चाहूंगी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सान्या, नवग्रह के बारे में हमने बात की, 9 ग्रहों के बारे में वेदांकन में बहुत सारी जानकारी आपने भी बताई, बहुत सारे फीडबैक्स भी आप तक पहुंचे होंगे, कैसा रहा आपका? सबसे अच्छा ये लगा कि लोगों के मिथ्स बहुत दूर हुए हैं, क्योंकि लोगों के मन में प्लैनेट्स को लेके एक डर रहता है हमेशा, क्योंकि वो आजकल कहते हैं ना यूट्यूब पे आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, उनको लगता है यार ये ऐसे बोल रहा है, क्योंकि लोग बोलते भी ऐसे हैं, अरे तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, शनि का प्रकोप, ये राहु का डर, तो लोगों के मन में एक डर था व्यूज बटोरने के लिए वो सब चीजें। जस्ट क्योंकि हमको एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बहुत अच्छी कही गई है, हम जैसे मैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को फॉलो भी करती हूँ, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि आपका कोई भी प्लैनेट खराब नहीं है, कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं है, आप कैसा कर्म करोगे ये उसके ऊपर है। हाँ, कई बार ये फैक्ट है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार कर्म करना भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि टाइम इतना खराब हो जाता है, एनर्जीज कह सकते हो आसपास के लोगों के एनर्जीज, हमारे खुद के एनवायरमेंट की एनर्जीज इतनी खराब होती है। बस हमको वो रेक्टिफाई करने की जरूरत है कि वो चीज क्या है, पर भ्रमों में मत पड़ो। हर कुछ भी नेगेटिव होता है उसको ब्लैक मैजिक से मत जोड़ो, नेगेटिविटी से मत जोड़ो। प्लीज अंडरस्टैंड करो कि हाँ, हो सकता है कई बार टाइम ही थोड़ा सही नहीं हो, कई बार टाइम ही खराब हो, उस चीज को अंडरस्टैंड करो। और एक चीज समझो, अगर ऊपर वाले ने भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करके भेजा है, बहुत बुरा तो वो भी नहीं करेगा। कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि
कई बार हमारे मन का नहीं हो रहा ना, तो ईश्वर के मन का हो रहा, तो उस पर छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने लोगों के मिथ्स तो जरूर दूर किए बहुत होंगे। ज्यादा मिथ्स दूर किए। और बहुत सारे लोग ये भी देख रहे होंगे जब आपको देख रहे होंगे, क्योंकि जनरली हम कहीं पर जाते हैं किसी से पूछने के लिए, तो बैठते ही जाते ही सबसे पहले वो एक चीज बोलते हैं कि आप पे तो काला जादू हुआ है। लेकिन ये एक बिल्कुल ऑपोजिट बात आपने कही कि हर बार अपने आप पे काला जादू, ये मत सोचो आप लोग इतने भी स्पेशल नहीं हो। स्पेशल नहीं है कि हर नजर कोई- लगना, काला जादू होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी खुद की एनर्जीज भी कई बार रिफ्लेक्ट होती है। मानसी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वेदांकन का? 9 ग्रहों की हमने हर एपिसोड में बात की, आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई, आप बहुत मजेदार एक इंडिविजुअल इंसान है, लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया गया, और सबसे बढ़िया इसलिए गया, एस्ट्रो सागा पे भी हम लोगों को बहुत प्यार मिला, लोग जुड़ भी रहे हैं, उस पर ये नॉलेज भी ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको आपस में भी बहुत सारी ज्ञान मिला ही है, नॉलेज शेयर करी है। इवन आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमें जयती जी, सीरियसली बहुत कुछ ऐसा ऐड हो जाता था जो आप खुद करते थे हमें, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी कम्युनिटी बहुत लाखों की हो गई है, तो उससे बढ़िया क्या होगा कि एस्ट्रो सागा को यहाँ से बहुत प्यार मिला। फीडबैक के तौर पे बस हम आते रहेंगे आप लोग और इसी बिल्कुल नए-नए इसी episodes इसी चीज लेके। के साथ में, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा तो मन नहीं है कि मैं आपको गुड बाय बोल दूं और ये सब कर दूं, लेकिन मेरा मन वही है कि एक बार एक नई सोच के साथ हम फिर से मिले। लेकिन आज आप यहाँ पर आए और पूरी बातचीत आपने की मंगल ग्रह के लेकर, आपके फीडबैक को लेकर, आपके एक्सपीरियंस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानसी जी, तानिया जी, आप लोग दोनों ने बहुत सारा समय दिया, बहुत ज़्यादा दिल दिया, बहुत मन दिया हमारे पॉडकास्ट को, और आपके विजन के हिसाब से, आपके अध्ययन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रुचि दर्शकों ने भी दिखाई है, उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी हुआ। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा दिल भारी भी होता है ना, है ना चाहे हम मिलेंगे सब, जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ भी चीज़ एक एंड पे आती है। ये बेशक सीरीज है, थोड़ा सा शायद नेचर कह लो या कुछ भी कह लो, एक दिल भारी होता है कि बहुत अच्छा सफ़र रहा, यहाँ तक सोचा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा है, बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। तो देखिए, इसी के साथ में वेदांकन की सीरीज के आखिरी ग्रह पर आज हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा सीरीज का ये 9 ग्रहों का सफर, क्योंकि हर ग्रह के बारे में वो सारी बातें जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी या फिर आपको गलत बताई गई होंगी, लेकिन यहाँ पर बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के सिर्फ और सिर्फ सटीक नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी।